हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं आपके यूपी एनआरसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर में होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, लो इम्पीडेंस होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मेजर करता है। क्या करता है? मेजर वोल्टेज। ये क्या करेगा? वोल्टेज को मापेगा। क्या होता है? ये लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होता है, लाइन के पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक। और पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक। और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? हाई रेजिस्टेंस। अब आप बात करें अमीटर की। अमीटर को हम लोग करंट मेजर करते हैं। ये क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें? सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक। इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स आप और जान लीजिए। जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होता है बच्चों? जीरो होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, ठीक। अगर सर्किट आपका ओपन है, सर्किट ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और करंट की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, वोल्टेज जीरो होगा, एंड करंट होगी आपकी इनफाइनाइट। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रेरण मोटर में रोटर रेजिस्टेंस कम है, रोटर रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया? आपका R2 हो गया, ठीक, कम है, तो रोटर धारा का मान क्या होगा? रोटर धारा क्या हो गई आपकी? I2, ठीक। तो देखिए बाय द ओम्स लॉ हम लगा सकते हैं V अपॉन R इज इक्वल टू R होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? जब आपका रोटर रेजिस्टेंस कम है, मत R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I2 हो जाएगा, ठीक। तो जब आपका ये लो है तो रोटर रेजिस्टेंस आपका कम है, तो रोटर करंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। अब देखिए जो टार्क होता है
टार्क किस पे डिपेंड करता है? टार्क आपका रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपका रोटर रेजिस्टेंस कम होगा तो टार्क भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टार्क जो है आपका वोल्टेज सप्लाई पे डिपेंड करता है और टार्क आपका स्लिप पे डिपेंड करता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका रोटर रेजिस्टेंस। ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपका हो गया स्लिप। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं? एल्युमिनियम का करते हैं, कॉपर का करते हैं, सिलिकॉन स्टील का करते हैं, कोबाल्ट स्टील का करते हैं। तो बच्चों इसमें तो आंसर होगा आपका कोबाल्ट स्टील। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है इनको हम लोग क्या करेंगे, तीन पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है आपका? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक है, इनको हम आसानी से मतलब क्या है इनकी प्रॉपर्टी कि इनको अगर हम चुंबक के पास ले जाएं तो ये क्या होते हैं आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो परमेबिलिटी जो होती है, इनकी जो परमेबिलिटी होती है, क्या होती है? परमेबिलिटी, चुंबकशीलता, ये क्या होती है? एक से ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या आपके? एग्जाम्पल है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब उसके बाद आता है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, कौन से पदार्थ आते हैं आपके? पैरामैग्नेटिक में आपके आते हैं एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है आपके पैरामैग्नेटिक। अब उसके बाद आता है आपका डायमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, डायमैग्नेटिक क्या होती है? इनकी जो परमेबिलिटी होती है एक से कम होती है, लेस देन 1। ठीक, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके आते हैं बिस्मथ, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब आपके क्या कहते हैं? ये आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यूपीपीसीएल जे में पूछा गया है। यूपीपीसीएल जे में पूछा गया, तो मेरे बच्चों जे से कम है क्या? तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का व्युत्क्रम।
तो पहले देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हुआ, V2 अपॉन V1 इक्वल टू E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। व्युत्क्रम 11 है तो द्वितीयक से प्राथमिक धारा का अनुपात होगा। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मेशन का व्युत्क्रम, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। अब ये व्युत्क्रम हो गया, का मान क्या है, 11 है, तो इक्वल टू आप 11 कर दीजिए। ठीक, अब क्या कह रहा है, द्वितीयक से प्राथमिक धारा का, मतलब ये आपकी द्वितीयक मतलब I2 से मतलब 2 I1 मतलब I1, मतलब अब क्या कह रहा है, ये तो आपका उल्टा हो गया, का वैल्यू 11 है। अब कह रहा है कि I2 अपॉन I1 का मान कितना होगा। तो देखिए I2 अपॉन I1 दिया है, इक्वल टू क्या रहेगा, 11। कितना आंसर आएगा बच्चों, 11 आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही, 11 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा घुमा दिया गया है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जितना घुमा दीजिए आप लोग कर लेंगे। देखिए डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज धारा से पीछे चलता है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, 30 डिग्री। देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में हम लोग कहाँ यूज करेंगे, मोटर्स में। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो आपकी लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, जो लाइन करंट होगी वो √3 टाइम्स ऑफ IP होगी। ठीक, ओके। ठीक, और जो पावर होगी वो क्या होगी, √3 VLIL cos phi और 3 BP IP cos phi। अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करें, ये क्या होता है, जनरेटर में यूज होता है। इसमें क्या होगा, लाइन वोल्टेज जो होगा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होगा, और इसमें लाइन वोल्टेज और फेज करंट की वैल्यू बराबर होती है और पावर सेम होगी। अब जैसे मान लीजिए 3 फेज होते हैं, अगर 2 फेज के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।